नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आकाश चंद्राकर और आज मैं आप लोगों को कराने वाला हूं केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर से संबंधित क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें हम लोग परमाणु जो क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। ये वीडियो होने वाला है, दरअसल ये हमारा जो कोर्स है 149 में, जिसमें हम लोग MCQ में एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चंस को डील करते हैं उसका, तो ये यूट्यूब में मैं अपलोड करवाने वाला हूँ ताकि जो हमारे स्टूडेंट है जिनको लगता होगा कि किस प्रकार से उसमें पढ़ाया जाता है, ताकि उनको डेमो मिल सके और अगर वो परचेस करना चाहे तो इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं, ठीक है। ये कोर्स किनके काम आने वाला है? तो जिस भी एग्ज़ाम में साइंस के क्वेश्चंस आते हैं उन सभी के काम आएंगे, ठीक है। साथ ही उनके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है जिनको साइंस की थ्योरी पढ़ने से दिक्कत है। केमिस्ट्री स्पेशली ले लो, अगर केमिस्ट्री पढ़ने में उनको ज़्यादा दिक्कत या कठिनाई आती है तो केमिस्ट्री के पूरे थ्योरी, पूरे हर चीज़ों को ना समझते हुए केवल क्वेश्चन के माध्यम से इंपॉर्टेंट चीज़ों को याद करते हुए जो मैं बोलूँगा वो अपने नोट्स में उतार लो और उसको लिखते चलो और उसी को पढ़ लो, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसके बाद 30 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। और मैं साथ में बता देना चाहता हूँ कि जो अभी जो लैब असिस्टेंट का पोस्ट आया है, लैब टेक्नीशियन का, उसमें उसके लिए हमारे जो कोचिंग क्लासेस की तरफ से बहुत ही कम फीस पर कोर्स लाया गया, तो आप उसे परचेस कर अपनी सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज़ ज़रूर दिलाइए, टेस्ट सीरीज़ भी परचेस कर लीजिए। मात्र 99 रुपये में टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज़ दिलाने का सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है कि आप अपनी कमियों को माप सकेंगे कि हाँ किस क्षेत्र में मैं कम हो रहा हूँ, तो वहाँ पर अगर नंबर आपके डाउन हो रहे हैं तो आप उसको अच्छा सा इम्प्रूव कर लीजिए, क्योंकि अभी समय है तो उस समय का यूटिलाइज करो और आगे बढ़ते चलो। साथ ही जो कृषि उपज मंडी से संबंधित जो वैकेंसी आई हुई है उसकी भी कोर्स अवेलेबल है, उसे भी आप परचेज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिक जानकारी थी, इसके बारे में मैंने बता दिया। इसके PDF कहाँ पर प्राप्त होते हैं पूछा जाता है। जो भी यूट्यूब से जो हमारे व्यूवर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं उनको बताऊं कि कोर्स पर जाओगे आप, हमारे ऐप को इंस्टॉल करोगे, योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप, तो वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको 30 रुपये पर एक सेगमेंट दिखेगा जहाँ पर आपको MCQ सारे मिलेंगे। सारे किसके? तो साइंस के। साइंस में किसमें तो फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायो के जो भी MCQ अपलोड होते जाएंगे उन सभी के वहाँ पर आपको PDF प्राप्त हो जाएंगे। मात्र 30 रुपये में अवेलेबल है। 30 रुपये के कॉस्टिंग चार्ज क्यों रखा गया वो मैंने आपको बता रखा है, ठीक। तो अब पहले क्वेश्चन की ओर डील करेंगे, ठीक है। तो सारे लोग समझते हुए चलना, कोर्स वाले भी और जो यूट्यूब में ये डेमो क्लास जा रहा है उन लोग भी। तो सामान्यतः परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, ठीक है। सामान्यतः परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, तो आपको सबसे पहले तो परमाणु क्या होता है ये समझ में आना चाहिए। तो बेसिक एक आप डायग्राम देखते हुए आए होंगे बचपन से, जो इस प्रकार का दिखाई देता होगा, ठीक है। इस प्रकार के डायग्राम को आपने पढ़ा होगा, आपने समझा होगा। इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर P+ और N0 करके कुछ लिखा होता है। यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रॉन के सिंबल बने होते हैं, E- वाले। तो ये कौन से सिंबल हैं आपके? ये सभी इलेक्ट्रॉन के सिंबल होते हैं, ठीक है। तो ये एक परमाणु, बेसिक किसी भी एलिमेंट के परमाणु का एक आप बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर होता है। इससे संबंधित सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो इसमें पहले ही क्वेश्चन पूछा था कि नाभिक में क्या होते हैं, तो पहले आपको तो नाभिक पता होना चाहिए। नाभिक होता क्या है? नाभिक क्या होता है? परमाणु का केंद्र का भाग, मतलब परमाणु के सेंटर में, वहां पर परमाणु का सारा भार केंद्रित होता है। जहां पर पॉजिटिव आयन पाया जाता है वो क्या होता है? परमाणु का केंद्र होता है। परमाणु में जो सारा भार निहित होता है कहाँ होता है? इसी नाभिक में होता है, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। कैसे की थी? तो उसने स्वर्ण पत्र, एक पतला गोल्ड का एक पत्र लिया या फिर थीन पेपर लिया, या थीन बोल सकते हो, एक क्या बोलना चाहिए कि एक लिफ के समान लिया था, बहुत ही पतला। उसमें उसने अल्फा कणों की बौछार की। अल्फा कण क्या होते हैं? तो अल्फा कण पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स होते हैं, इनकी बौछार की। तो इनकी जब बौछार की गई तो उसको पता चला कि इस अल्फा कण को जब मैंने छोड़ा तो उस पत्र के चारों ओर से बहुत सारे अल्फा कण गुजर गए, मतलब कि
किसी भी नाभिक, किसी भी परमाणु का बहुत सारा एरिया क्या होता है, खाली होता है। ये पहला उसको निष्कर्ष मिला। दूसरा निष्कर्ष क्या मिला कि कुछ कुछ जगह से जो अल्फा कण है वो टकरा कर इधर उधर रिफ्लेक्ट हो जा रही थी। इधर उधर रिफ्लेक्ट क्यों हो जा रही थी? इधर उधर रिफ्लेक्ट होने का कारण है मतलब वहां पर कोई नेगेटिव चार्ज आपको उपस्थित होगा, उपस्थित है तभी वो क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को इधर उधर रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, अपने पास आने नहीं दे रहा है। ठीक है। तीसरा चीज उसने क्या बोला है, बहुत ही कम जो अल्फा कण थे वो जिस जगह पर टकराए उसी जगह से वापस लौट पाए। तो इससे उसको क्या पता चला कि बहुत ही कम क्षेत्र पर पॉजिटिव चार्ज उपस्थित है। क्यों? क्योंकि समान समान आवेश वाले एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, रिपल करते हैं। तो इसने जिस एंगल से गया उसी एंगल से वापस आ गया। और असमान जो आवेश वाले चार्ज वाले पार्टिकल होते हैं एक दूसरे क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो इसने क्या किया, अगर ये इससे पास से भी जा रहा था तो ये पास से न जाकर इसको अट्रैक्ट करने की वजह से इसकी जो रास्ता था या इस अल्फा कण का जो रास्ता था थोड़ा सा बैंड हो गया, क्योंकि उसने क्या किया, अट्रैक्ट किया। यहाँ पर रिपल हुआ, यहाँ पर अट्रैक्ट हुआ। ठीक है, अगर रिपल बोला होगा तो उसको अट्रैक्ट समझना। ठीक, यहाँ पर रिपल किया। तो इससे पता चला कि बहुत ही कम क्षेत्र है जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है और इधर उधर एक गोली क्षेत्र में आपके नेगेटिव आयन पाए जाते हैं। साथ ही बहुत सारा क्षेत्र इसका खाली रहता है, ये रदरफोर्ड ने बताया था। बट रदरफोर्ड ये बताने में आगे चलकर विफल हो जाता है कि जो एक परमाणु होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। इसको फिर आगे दूर करने के लिए नए हमारे वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है बोर। बोर जब आते हैं तो अपना परमाणु मॉडल लेके आते हैं और इसकी सारी कमियों को दूर कर देते हैं। ठीक, तो बेसिक अब क्वेश्चन में पूछा था नाभिक में क्या होते हैं, तो नाभिक में मैंने बता दिया एक पॉजिटिव चार्ज होता है, इसी के बारे में रदरफोर्ड ने बताया था। क्वेश्चन पूछे कि नाभिक की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने की। उसमें कौन सा चार्ज होता है, प्लस आयन होता है। केवल प्लस आयन होता है कि नहीं, यहाँ पर N0 करके एक और पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं न्यूट्रॉन। तो आपके नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों उपस्थित होते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये कलर ठीक है ना पेन का, बढ़िया है ना? लाइट तो नहीं हो जा रहा, रेड वाला ही ना? ठीक है। तो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें पाए जाते हैं। ओके, समझता हूँ ये क्लियर होगा। और बाहर चारों ओर जो घूम रहे थे वो क्या थे, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन गोली कक्षा में चक्कर लगाते हैं, इसने बताया था। अब पूछते हैं निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन की खोज की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? आप अभी लगेगा अभी मैंने बताया रदरफोर्ड ने बताया, तो रदरफोर्ड ने नहीं किया, बाकी लोगों ने पढ़ के रखा होगा जिन्होंने पढ़ा हुआ है। तो जे थॉमसन ने किया। ये किसके करता है, तो कैथोड रे ट्यूब के माध्यम से इस इलेक्ट्रॉन की ये खोज करता है। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब से इसका पता लगाता है। चैडविक ने किसकी खोज की, तो इस जो N0 की बात मैं कर था न्यूट्रॉन, इसकी। गोल्डस्टीन ने किसकी की थी, तो प्रोटॉन P+ की खोज की थी। ठीक है, ये 3 पार्टिकल पाए जाते हैं करके। इन सबसे पहले जो परमाणु सिद्धांत के बारे में जानकारी देने वाला व्यक्ति था वो कौन था, डाल्टन। तो अभी कभी पूछा जाए कि परमाणु सिद्धांत का पहला प्रतिपादक कौन था, तो डाल्टन था, ये याद रखना। और उसने क्या बोला था कि परमाणु जो है वो अविभाज्य है। जो भी सुन रहे हैं मेरी बातों को लिख लें, आपके काम आने वाला है। परमाणु अविभाज्य है, इस बारे में किसने बताया था, डाल्टन ने बताया था। पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने कर रखा है क्वेश्चंस में। ठीक है, नाभिक के बारे में रदरफोर्ड ने बताया, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, चैडविक ने न्यूट्रॉन, और जे थॉमसन ने आपका बताया था इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, ये तीनों मूल रूप से इसको फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम इसका वैल्यू होता है। इसी को जब मैं प्लस कर दूं तो ये प्रोटॉन का चार्ज हो जाता है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में चार्ज जो होता है सिमिलर होते हैं। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, बट उसकी वैल्यू जो होती है इक्वल होती है। 1.6 × 10⁻, अगर -19 है तो इलेक्ट्रॉन और +19 है तो वो आपका हो जाता है प्रोटॉन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बोला था तो माइनस वाला आंसर सही है। 19 होता है, इतना तय है, बाकी सारी चीजें सिमिलर रहती है। प्लस और माइनस का बस खेल रहता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोला न्यूट्रॉन के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होते हैं। मतलब यहाँ क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे, शुरू बार में मेरे को भी समझ में नहीं आया था। इसमें बोला न्यूट्रॉन ब्लैंक के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होते हैं। मतलब यहाँ किसी तत्व की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप ऑप्शन देखेंगे तो 4 एलिमेंट है। इन चारों एलिमेंट में से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन उस तत्व के अलावा सभी परमाणु के नाभिक में मौजूद होते हैं? तो किस एलिमेंट में या किस तत्व में वो नाभिक में न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता है? तो ये होता है आपके हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में मौजूद नहीं होता। क्यों? हाइड्रोजन को 1H1 लिखते हैं हम लोग, हार्वर्ड सारणी का पहला तत्व बोला जाता है। ये 1 क्या बताता है, आपके एटॉमिक नंबर को बताता है, Z को। और ये क्या बताता है, आपके एटॉमिक मास को, A को बताता है। अब एटॉमिक मास क्या होता है जब आप पढ़ेंगे डिटेल में, जब पढ़ते हैं तो A बराबर करता है P+N। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जो योग होता है वो एटॉमिक मास होता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, नाभिक में। और नाभिक में ही सारा भाग केंद्रित रहता है, ये मैंने बताया।
तो यहाँ पर देखो ये जब एक है और ये एक जो रहता है एटॉमिक नंबर, किसकी संख्या को बताता है? एटॉमिक नंबर की परिभाषा पढ़ोगे तो परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को बताता है, मतलब पी प्लस की संख्या को बताता है। जितना पी प्लस होगा उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो ये तो एटॉमिक नंबर एक हो गया। और परमाणु द्रव्यमान क्या बोला मैंने? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग। तो प्रोटॉन तो आपको एक पता चल गया, लेकिन द्रव्यमान तो मेरा एक ही प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या है? न्यूट्रॉन की वैल्यू वहां पर 0 है। तो एकमात्र ऐसा, ठीक है, समस्थानिकों की बात नहीं कर रहा हूं, जब केवल तत्वों की बात की जाए तो न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के अलावा सभी परमाणु के नाभिक में मौजूद होता है। तो हाइड्रोजन ऐसा तत्व है, इसके फिर समस्थानिक होंगे तो वहां फिर न्यूट्रॉन आपको मिलेंगे, लेकिन प्रॉपर आप हाइड्रोजन की बात करेंगे तो नहीं मिलेगा। इसके समस्थानिक क्या होता है? एक होता है ट्रिटियम, होता है ड्यूटेरियम, होता है, ठीक है, प्रोटियम होता है, ये सब में आप देखेंगे। तो ये था आपका चौथा क्वेश्चन। पांचवा देखेंगे, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का वर्णन नहीं करता है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में भी हम लोगों ने बताया था। ये फेल किस लिए हो जाता है? क्योंकि ये परमाणु के स्थायित्व को नहीं बता पाता है। परमाणु के स्थायित्व को नहीं बता पाता है, जिसको आगे चलकर बोर बताता है। दूसरा चीज ये क्या नहीं बताता है? जो पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, जिस नेगेटिव या पॉजिटिव आयन की इसने एलिमेंट के अंदर बात की थी, उसके बारे में ये नहीं बता पाता है कि वो विकिरण उत्सर्जित करते हैं या अवशोषित करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोई भी पार्टिकल, या आप अपने आप को लेके देखो, अगर आप लगातार कहीं पर घूम रहे हो तो एक टाइम के बाद आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है आपको गिर जाना चाहिए। और गिर जाने का सेंस क्या बनता है? अगर परमाणु के स्ट्रक्चर के हिसाब से देखूं तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है बार बार, तो अगर इसका एनर्जी कम होता है तो इसको प्रोटॉन में जाकर समाप्त हो जाना चाहिए। बट रदरफोर्ड ये नहीं बता पाता है। इसका मतलब क्या है? कि उसकी कुछ कमी रह गई। इस कमी को किसने दूर किया? प्लैंक नामक वैज्ञानिक थे। वो प्लैंक ने आकर बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो जब गति करते हैं तो कुछ ऊर्जा का ह्रास भी करते हैं और कुछ ऊर्जा का विकिरणों को उत्सर्जित भी करते हैं। और ये क्या है? लगातार नहीं करते, असतत करते। असतत मतलब क्या? डिसकंटिन्यूअस, मतलब कभी थोड़े समय में निकालेंगे फिर रुक जाएंगे, फिर थोड़े समय में निकालेंगे फिर थोड़े समय में रुक जाएंगे। तो ये सारी चीजों को किसने बताया? प्लैंक ने। और प्लैंक के उसी नियम को लेते हुए और रदरफोर्ड की कमियों को दूर करते हुए बोर नामक वैज्ञानिक हुए, जिसने रदरफोर्ड की सारी कमियों को दूर कर दिया। प्लैंक के अनुसार यहाँ पर विकिरण हो नहीं कर रहा है, उत्सर्जन नहीं कर रहे, मतलब ऊर्जा नहीं कर रही है, मतलब ये क्या करेगा? ऊर्जा का ह्रास हो रहा है। ह्रास हो रहा है तो उसके अनुसार भी यहाँ पर डूब जाना था, लेकिन बोर ने बताया ये ह्रास तो करता है, लेकिन जैसे जैसे ये ऊर्जा का ह्रास करता है, लेकिन कुछ अभिक्रियाओं में जब सम्मिलित होता है या बाहरी पार्टिकल जब इसको मिलते हैं तो ये ऊर्जा को गेन भी करता है। तो ये किसी किसी समय पर उन्हीं विकिरणों को क्या करता है? अवशोषित भी करता है। और अवशोषित करके क्या करता है? अपनी एनर्जी को बनाए रखता है। तो इससे उस क्या सिद्ध होता है कि इलेक्ट्रॉन जब चक्रण लगाता है तो उसमें किसी भी प्रकार का एनर्जी का लॉस नहीं होता है। इसी चीज को बोर ने बताया, जो कि रदरफोर्ड फेल हो गए थे। ठीक, तो ये चीज हो गया। ठीक है, तो ये चीज था। तो किस चीज को नहीं बता पाता? स्टेबिलिटी को। स्टेबिलिटी क्यों? समझ में आया? अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लगातार आकर यहाँ पर मिलते जाएंगे तो कोई भी परमाणु जिंदा ही नहीं रह पाएगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन तो धीरे धीरे नष्ट होते जाएंगे अपनी, हाँ क्या बोलते, ऊर्जा का लॉस करते करते। बट ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए ये इसके स्थायित्व का नहीं बता पाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। किसी परमाणु के कक्ष में, तो जो मैंने बताया उन चीजों को ध्यान में रखना। रदरफोर्ड के दोष क्या थे? स्थायित्व नहीं बता पाता है, ये भी नहीं बता पाता है कि वो ऊर्जा का ह्रास होता है कि नहीं होता है, या लगातार उसमें विकिरण निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। ठीक है, और एक चीज और था उसका दोष, कि वो ये भी नहीं बताता है कि वो किस प्रकार स्थायी कक्षा में चक्रण कर रहे हैं, कि उसकी कक्षा निश्चित है या नहीं है, इसको भी नहीं बता पाता। तो 3 दोष थे। और 3 वो क्या थे वो शुरू में बता दिया था पहले क्वेश्चन में। बहुत सारा भाग खाली रहता है, गोली वक्राकार या चक्रीय पथ में क्या इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? मोशन करते हैं। ठीक है, तीसरा क्या बताया था? परमाणु का सारा भार उसके नाभिक में स्थित होता है। ये सारी चीज को बता दिया था। अब किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किया जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो जब ये मैंने बनाया था ऐसे 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 ऐसे, तो इसको अलग अलग बोलते हैं। इसको पहला कक्षक, दूसरा कक्षक, तीसरा कक्षक, और ऐसे जितने भी बनते जाएंगे, जितना बड़ा परमाणु का नंबर आता जाएगा उतना ही उसका दायरा बढ़ता जाएगा। दायरा बढ़ता जाएगा तो ये भी बढ़ते जाएंगे, 4 बनेगा, फिर 5वां बनेगा, फिर 6वां बनेगा, इस तरीके से बनते जाता है। ठीक है, धीरे धीरे बनते जाएगा, धीरे धीरे बनते तो जाएगा। तो उसमें क्या क्या बोलेंगे? ये पहला है, पहला को के से डिनोट करते, दूसरा को एल, फिर एम, फिर एन, फिर ओ, फिर पी, इस तरीके से डेट वो चलते जाता है। तो इसी ही क्या बोला जाता है? आपका
कक्षा बोली जाती है, फिर ऑर्बिट या शेल बोला जाता है। और इसी को पूछ रहा किसी परमाणु की कक्ष या कक्षा में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होगी। अब इन कक्षाओं में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसके लिए बोर ने एक फॉर्मूला दिया जो क्या था 2n², जो कि उसके मॉडल का सबसे अच्छा पहलू था। तो 2n² ये फॉर्मूला किसने दिया, बोर ने अपने मॉडल में दिया, तो कि 2n² होता है। इसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में हो सकते हैं। यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट या नंबर ऑफ शेल को बताएगा। जैसे पहले में के वाले में नंबर क्या है 1 है, इसका नंबर क्या है 2 है, इसका नंबर क्या है 3, इसका क्या होगा 4, आगे ऐसे डेट बढ़ते जाएगा। तो एक नंबर में 1, तो ये 1 को दर्शाएगा, यहाँ पर 1 रखोगे तो क्या आएगा 2 आएगा, 1 का वर्ग 1, 1 दूना 2, 2, फिर 2 जब रखोगे तो क्या होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसमें मैक्सिमम कितने 8 आएंगे। इसमें रखोगे तो कितना आएगा 3 रखो, 3 3 9 दूनी 18, तो मैक्सिमम 18 आएंगे। ऐसी डेट आते जाता है। तो फॉर्मूला याद रखना, किसी भी कक्षा की बात करें वहाँ कक्षा का नंबर याद डाल लेना, लेकिन आपको याद होना चाहिए क्या है। तो के से शुरू होता है तो के 1 होगा, फिर उसके आगे आने वाले लोग एक के बाद एक क्रमिक अनुसार आते जाएंगे, क्रम अनुसार आते जाएंगे, ठीक है। तो 2n² होता है, इसको किसने दिया था, बोर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बोर के एटम के मॉडल की अभिधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित करता है, ठीक है। तो अब बोर ने बोला था भाई कि इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा उत्सर्जित भी करता है और अवशोषित भी करता है, इतना चीज मैंने आपको बताया था। अब ये ऊर्जा को जब ना हास करता है, मतलब ऊर्जा को या विकिरण को उत्सर्जित करता है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, डाउन होगी। तो एनर्जी जब ये डाउन होगी, और मान के चलो ये यहाँ पर था इलेक्ट्रॉन, तो जब उत्सर्जित किया तो इसकी एनर्जी कम हो गई, एनर्जी कम होगी तो क्या नीचे आ जाएगा, और एनर्जी कम होगी तो और नीचे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या है कि लगातार एनर्जी देता भी नहीं है, लगातार एनर्जी लेता भी नहीं है, ठीक। तो जितनी इसकी एनर्जी कम होगी उस एनर्जी के अनुसार ये अपने कक्षा को नीचे की ओर आएगा, और जैसे ही इसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी वैसे ही वो कक्षा की और बाहर की ओर जाएगा। तो जब ये ऊर्जा को उत्सर्जित करता है, मतलब अपनी ऊर्जा को कम कर रहा है, उत्सर्जन करना मतलब क्या, कम करना, तो यही बोला है ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित पूछा है। तो उत्सर्जित करता है तो क्या करेगा, पास वाली कक्षा में आ जाएगा, किसके पास, नाभिक के पास वाले में। और जब अवशोषित करेगा तो नाभिक से दूर वाली कक्षा में जाएगा, नाभिक से दूर वाली कक्षा में जाएगा, ये आगे की ओर बढ़ जाएगा। अगर ये ज़्यादा एनर्जी ले लिया तो यहाँ चले जाएगा, कम एनर्जी हुआ तो इधर आ जाएगा, ठीक। तो अवशोषित करता है तो क्या करता है, यह अगले बाहरी कक्षा में चले जाता है, एनर्जी को ले लिया और बाहर चले गया, ठीक। अब इससे क्या संबंध आपको प्राप्त हुआ, तो कुछ बातें और बोर के मॉडल के बारे में क्या पता चली, ये पता चली कि नाभिक के पास वाला जो कक्षक है उसकी ऊर्जा सबसे कम होती है, और जो सबसे बाहर रहता है उसकी ऊर्जा सबसे अधिक होगी। क्यों, क्योंकि ऊर्जा अवशोषित किया तभी तो बाहर गया, मतलब यहाँ पर ज्यादा ऊर्जा मिल गया, ऊर्जा ये ने उत्सर्जित किया कम ऊर्जा लिया, मतलब अंदर में कम ऊर्जा प्राप्त हुआ। तो इससे पता चलता है पास वाले में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, दूर वाले में सबसे कम ऊर्जा होती है, किसमें, कक्षाओं में, सेल में, ऑर्बिट में, ठीक। तो एक चीज और ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एम कक्षा इलेक्ट्रॉनों को समायोजित कर सकता है, तो कितने, 18, 8, 16, 2, 32। तो एम इज डिनोट फॉर 3, 2n², मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए 3 रख दो, तो क्या होगा 2 गुना 9 बराबर कितना है 18। तो मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन इसके हो सकते हैं, अभी हमने इसको पढ़ा है, ठीक। तो 18 इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व के कितने सेल होंगे। तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, जहनी तौर पर समझ जाना। पहले तो 13 किसका होता है, तो एल्यूमिनियम का होता है, इतना समझ जाना। अब 13 को जब हम लोग तोड़ते हैं तो क्या 2 में टूटेगा, फिर 8 में टूटेगा, फिर किसमें बच गया कौन, 3। तो हमेशा पहले 2 फिर 8 फिर 3, ठीक है। अगर मान के चलो ये 15 रहता तो कैसे टूटता, हमेशा 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 15 आता तो कितना बचा, 5 आया तो 5। हो सकता है ये 26 रहता तो कैसे टूटता, 2, 8, इसी तरीके से चलेगा ना, पहला 2 फिर 8। ये क्यों, क्योंकि 2n² अभी मैंने बताया था, उसके अकॉर्डिंग ही तो अपनी कक्षाओं के आगे जाते जाएगा क्या। तो पहले वाले में 2 था, के की वैल्यू 2 थी, फिर उसके बाद वाले में क्या था 8 थी एल में, फिर उसके बाद वाले में कितनी थी 18 थी एम में, फिर उसके बाद एन में जाते क्या होगा 32 होगा। तो पहले 2 और 8 ही भरेगा, फिर जो बचा उसमें। अब मैंने 26 के बारे में बात किया, यहाँ 15 बोला था, ये 13 है, ये 26 है। 26 में 2 और 8 हो गया 10, कितना बचा, अब 16 बचा। तो तीसरे में कितना 18 आ सकता है, तो यहाँ पर कितना 18 कितना ले सकते हो आप, 16 ले सकते हो, ऐसे 16, ठीक 16। या फिर 16 ना लेके इसको और क्या कर सकते हो, 8 और 8 में इसको भी फिर से तोड़ सकते हो, ठीक, ये कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से इसमें पूछा जाता है। तो
इस वाले में पूछा गया कि परमाणु संख्या 13 है तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं, तो कितने सेल होंगे भाई, 13 था तो एक सेल ये हो गया, दूसरा सेल ये हो गया। के और KLMN मैंने बताया था क्या था, सेल था, सेल मतलब क्या, ऑर्बिट, ऑर्बिट मतलब क्या, कक्षा। तो ये दो वाला एक सेल, फिर दूसरा सेल, और बचा वो तीसरे सेल में गया, मतलब टोटल कितने सेल हो गए, 3 सेल हो गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने आप में बहुत बड़ा चीज होता है, धीरे धीरे करके इसके समझेंगे एक एक क्वेश्चन करके तो आराम से समझ में आ जाएगा। इतना समझ में आया। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को और किस रूप में दर्शा सकते हैं, इसको तो S, P, D और F के रूप में समझा सकते हैं। 13 को मैंने तोड़ा था 2, 8 और 3 में, तो S में हमेशा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो यहाँ पर 1s2, यहाँ पर 2s2, फिर P भरता है 2p6, फिर क्या आता है 3s, अब ये 2 होगा, बचा क्या आंसर आ जाएगा 3p1। तो इस तरीके से भी इसको लिख सकते थे। ठीक है, वो कैसे होता है वो अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ है, तो उसको समझाना इस लेक्चर में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जो चीज़ें क्वेश्चन आई हैं उसको आप उस तरीके से पढ़ते हुए चलिए। हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैस, नोबल गैस का मतलब क्या, जिसका अष्टक पूर्ण हो। अष्टक मतलब क्या, अभी जो मैं यहाँ कर रहा था 2, 8, 3, तो जिसके बाहरी कक्षा में का अष्टक पूर्ण, बाहरी कक्षा में हमेशा ना कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 8 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ये भी किसने बताया था, बोर ने बताया था। तो बोर वाले में एक पॉइंट और ऐड कर लेना कि बोर ने क्या बोला था, किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। यहाँ तो 3 है, अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो सैचुरेट हो जाएगा, स्थायित्व को प्राप्त कर लेगा। और जितने भी नोबल गैस होते हैं, नोबल मतलब क्या, उनके जितना अच्छा कोई नहीं है, मतलब वो पूरे परमाणु जो आवर्त सारणी है उसमें क्या है, स्टेबल है। तो नोबल गैसों में बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, तभी क्या है वो स्टेबल। अब यहाँ पर हीलियम को छोड़कर क्यों बोले हैं, क्योंकि हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 2। अब 2 ही परमाणु क्रमांक है तो 2 ही ना बचेगा, 8 थोड़ी ना आ जाएगा और कहीं से, इसलिए हीलियम को छोड़कर बाकी में बोला। तो बाकी में 8 पूर्ण होता है, तो अष्टक पूर्ण होता है, इसलिए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बाहरी कोष में, तो 8 होंगे। ठीक, बाहरी कोष सबसे लास्ट वाला जिसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, और उसमें मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो कितने, ये 8 आपका सही आंसर होगा। फिर देखते हैं 11वां क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या जो बाह्यतम कक्षा में रह सकती है, बाहरी कक्षा में कितनी रह सकती है, 8। किसने बताया था, बोर ने, अभी पढ़ लिए इसको। ठीक, फिर इसमें बोला 12वां क्वेश्चन, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 2 है, तत्व का नाम क्या है भाई, 2 फिर 8 फिर 2, जैसे अभी 2, 8 और 3 आया था, 2, 8 और 2 आया, तो आपको पता होना चाहिए कम से कम 30 तक का परमाणु क्रमांक आपको याद रखना होगा। बेसिकली जो जितने भी एग्जामिनर हैं वहीं तक का ही पूछते हैं, उससे आगे का नहीं पूछते। कुछ स्पेशली जो तत्व है उनके नाम आपको याद रखेंगे, जैसे टाइटेनियम, ओस्मियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम, इनको अलग से पूछा जाता है, उनको अलग से याद कर लेना। तो 30 तक आपको याद रखना है, मैक्सिमम उतने तक की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने अभी तक देखा है। और ये 2, 8 और 2 किसका है, तो 2, 8 कितना हो गया, 10, 10 और 2 कितना हो गया, 12। तो 12 किसका होता है, आपके मैग्नीशियम का होता है। ठीक है, Mg मैग्नीशियम का, Na सोडियम का 11 होता है। फिर देखते हैं, जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता कितनी होती है। तो बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होगी, बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण मतलब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन उसमें होंगे ही होंगे। अगर हीलियम है तो 2 होगा, तो पूर्ण है उसकी बाह्य कक्षा, बाह्य कक्षा पूर्ण है तो संयोजकता कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब संयोजकता क्या होगी वो देखते हैं, तो 0 इसका सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। संयोजकता क्या होती है, तो जो भी ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन, तो इसके बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं ना उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। और इसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, कि इसका अष्टक पूर्ण नहीं हो, मतलब वो टोटल 8 नहीं हो पा रहा है, या तो 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। तो अगर मान के चलो यहाँ पर 3 है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, परमाणु की बाहरी कक्षा में उपस्थित, बाहरी कक्षा या आउटर ऑर्बिट में या शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये 3 है, तो ये उसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन होगी। अब इसी 3 को अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी, तो 5 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी ना, 3 है तो 5, तो ये 5 उसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता हो जाती है। ठीक है, तो संयोजकता या वैलेंसी क्या होती है आपकी, 5 इलेक्ट्रॉन को बताती है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन अष्टक पूर्ण करने से लिए जितना कम होगा उतना ही उसकी संयोजकता हो जाएगी। संयोजी क्या होता है, संयोजकता क्या होता है बता दिया। अब ये बाह्य कक्षा में
अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण है बोला था, तो पूर्ण है मतलब अष्टक पूर्ण है, अष्टक पूर्ण है मतलब संयोजकता क्या हो जाएगी, शून्य। सीधी सी बात। क्वेश्चन नंबर 14, खाली स्थान या ब्लैंक के बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये बेसिक एग्जांपल है जब हम लोग फिजिकल नहीं बोलूंगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत जो पढ़ेंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, उसके तत्व, उसके गुण, तो वहां से और आपको अच्छे से क्लियर होगा कि जो 1 से 3 इलेक्ट्रॉन किसके बाह्यतम कोश में होते हैं, तो ना धातुओं के होते हैं। जितने भी आप धातु उठा लो, जैसे सोडियम ही एक प्रकार का धातु है, इसको जैसे उठाएं तो सोडियम में क्या होगा, 1 बोलता हूँ, 2 से स्टार्ट होगा, 2, 8 एंड 1, तो धातु है, धातु में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। एल्यूमिनियम देख लो, एल्यूमिनियम क्या होता है, 13 होता है, तो 2, 8 और 3। तो ये होते हैं जितने भी आपके धातु होते हैं, उन सभी के बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपको देखने के लिए मिलता है। एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑक्सीजन में कितना होता है, परमाणु क्रमांक 8। ठीक, कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था बाह्य कक्षा में कितना होगा, तो बाह्य कक्षा में कैसे टूटेगा, पहले 2 के बाद दूसरे कक्षा में कितना, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बचा 6, तो 6 का 6 रहेगा। अगर ये 10 होता तो कितना लिखते, 2 और 8 लिखते। 11 होता जैसे कि सोडियम 11, तो इसको 11 को कैसे लिखे थे, 2, 8 और 1। बार बार बताते चलो क्योंकि ये पूछा जाता है कैसे लिखते हैं, पहले 2 भर आता है, फिर 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8 से कम है तो उतना लिख दो, 8 से जैसे ही ज्यादा हुआ तो 8 लिखो और आगे 1 को बढ़ा दो। तो 11 था तो 2 भर लिए, जो बचा उसमें आगे वाले में 8 भरना था, 8 भर आ गया भाई, कि इतना कितना बचा, 2 भर लिए थे तो 9 बचा था, 8 यहाँ भर गया तो कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, 1 बचा, तो यहाँ पर इसको 1 को लिख दिए। ठीक, सिमिलरली यहाँ पर ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन का 8 होता है परमाणु क्रमांक, तो परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे जितना परमाणु क्रमांक है। तो 2 भर दिए पहले वाले में, दूसरे वाले में अब 8 भरा सकता है मैक्सिमम, लेकिन बचा कितना है, 6, तो 6 का 6 लिख दिए। अगर ये 9 होता तो यहाँ पर ठीक है भाई, 9 होता तो यहाँ पर कितना बचता, 7 आता, 10 था तो 8 आता, 11 था तो 8 यहाँ भरा था, फिर 1 आगे में चले जाता। सिंपल चीज। यहाँ पर ऑक्सीजन के बारे में पूछा है, तो ऑक्सीजन को आप ध्यान में रखना। इसमें बोला है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो आपको मैंने बताया संयोजकता पूर्ण मतलब अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता हो वो उसकी संयोजकता कहलाती है। अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता हो उसकी संयोजकता कहलाती है। तो यहाँ पर लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उसके क्या कहलाती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो 6 इसका सही आंसर होगा। अगर संयोजकता पूछता तो संयोजकता कितनी हो जाती है, 8 - 6 कर दो, बचा कितना, 2, तो 2 इसकी संयोजकता होती। क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन पाने के बाद स्टेबलिश्ड हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, तो 6 बचा है, तो 6 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, संयोजकता पूछता तो 2 सही आंसर होता। नीचे दिए गए तत्वों में से खाली स्थान आकार में सबसे छोटा होता है। अब देखना भी आकार में सबसे छोटा कौन होता है। अब ये प्लस, यहाँ पर भी प्लस है, 2 प्लस की बात कर रहे हैं, और 3 प्लस। ये प्लस क्यों आ गया, अभी तक तो सर आपने बताया था NaAl Mg ही बताया था, ये ऐसा क्यों हो गया, तो ऐसा इसलिए हो गया कि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन थे ना, इसने उसको दान कर दिया। तो जैसे ही आप किसी चीज को, इलेक्ट्रॉन को दान करोगे, किसी चीज को नहीं, पता चल रहा है आप अपने पैसे ही दान करने लगे, इलेक्ट्रॉन को दान करता अगर कोई तत्व तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को दान कर किया तो पॉजिटिव क्यों हो गया, इसलिए पॉजिटिव हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। और सीधा इसको रिलेट कर लेना लाइफ से, जब आप अपने जीवन की नेगेटिव बातों को दूसरों को दे दोगे या बाहर निकाल दोगे तो क्या हो जाओगे आप, पॉजिटिव हो जाओगे। तो ये भी पॉजिटिव हो गया। इसका क्या था, 2 और 8, फिर 1, ये था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 11, इसका कितना है, 13, और इसका कितना था, 12। तो इसमें देखो 1 प्लस निकला है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इसका अष्टक पूर्ण हो गया। और ये क्या हो गया, अब कोई भी इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बचा या संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो क्या हो गया, सैचुरेट हो गया, फिर स्टेबल हो गया। तो ठीक है भाई, प्लस। यहाँ 13 था तो ये 3 ठोक को दान दे दिया, पूरे तीनों को दान दे दिया, 2, 8 और 3, तो इसलिए 3 प्लस आ गया उसमें। मैग्नीशियम का 2, 8 और 2 होगा 12, तो इसने 2 प्लस आ गया क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। अब बोल रहे हैं इन सभी में सबसे छोटा कौन सा होगा, तो जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन, इसने 3 और इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, तो अब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। यहाँ भी 10, ये तो 3 निकल गया, ये भी निकल गया, इसका 2, 8 और 2 में का ये भी निकल गया, तो कितना बचा, 10। अब आपको लग रहा होगा यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन, और जब हम डायग्राम इस तरीके का बनाते हैं तो इसमें तो 10 ही इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो तीनों का वही बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा मैक्सिमम, यहाँ रहते हैं भाई 8 इलेक्ट्रॉन,
तो यहाँ आना चाहिए, ऐसा सोच रहे होगे आप सभी में, बट ऐसा होता, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि अब इसके सभी के जब इलेक्ट्रॉन समान है, लेकिन क्या सभी के प्रोटॉन समान है क्या? इसका परमाणु क्रमांक समान है क्या? परमाणु क्रमांक क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या। और जब तक ये प्लस माइनस का चिन्ह नहीं लगा है तब तक इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी उतनी होगी जितना इसका परमाणु क्रमांक है, लेकिन अब इसमें तो प्लस लग गया है, तो पहले इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11, लेकिन एक माइनस एक प्लस लगा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया, मतलब कितना हो गया? इलेक्ट्रॉन 10। ठीक है, जो जेड हम लोग पढ़ते हैं बराबर क्या होता है? पी। लेकिन सामान्य केस में ये किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन के भी बराबर होता है। तो सामान्य केस में क्या 11-11 रहते हैं। अब 10 परमाणु प्रोटॉन तो उसने त्यागा नहीं है, प्रोटॉन कभी त्याग भी नहीं पाएगा, तो प्रोटॉन जब इसने नहीं त्यागा है तो इसका क्या रहेगा? परमाणु क्रमांक 11 का 11 ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन त्यागा तो 10 हो गया। ये कितना रहेगा? 12 का 12 ही रहेगा, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो 10 हो गया। इसका 13 का 13 रहेगा प्रोटॉन, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो 10 हो गया। तो जब भी ऐसे सिमिलर स्टेट प्राप्त हो जाते हैं ना, जब तीनों का आकार सेम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के वाइज, तब उसमें हम लोग देखते हैं कि प्रोटॉन किसका ज़्यादा है। तो जिसका प्रोटॉन ज़्यादा होता है उसका आकार सबसे छोटा होता है। तो जिसका आकार प्रोटॉन ज़्यादा होगा तो इसमें प्रोटॉन ज़्यादा होगा। क्यों? इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 13, और इलेक्ट्रॉन 10 का 10 ही है, तो इसका आकार सबसे छोटा हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है? तो अभी हम लोग पढ़ें कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाती है। नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाती है मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये गोल गोल ऐसे घूम रही है, मतलब ये किसी न किसी बल के द्वारा घूम रही होगी। फिजिक्स में इसी को वृत्तीय गति बोलते हैं। और ये वृत्तीय गति करने के लिए यहाँ अंदर की ओर क्या लगता है? अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल किससे मिल रहा है? प्रोटॉन से। तो जब इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर है तब तो बराबर बल लग रहा है, लेकिन जहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी तब वो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी तो अब सभी इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा तो क्या करेगा? अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा, क्योंकि इसका पावर ज्यादा है। पहले तो बराबर थे, इसलिए तो Na में कोई भी चार्ज नहीं लगा था। अब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यहाँ पर प्लस चार्ज लग गया, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, मतलब इसकी शक्ति ज्यादा। इसकी शक्ति ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, ज्यादा खींचेगा तो आकार को छोटा करने का प्रयास करेगा। तो जिसमें ज्यादा पॉजिटिव चार्ज मतलब उसमें ज्यादा प्रोटॉन और उसका आकार और भी छोटा। अब यहीं पर सेम केस अगर देख लेते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 11 का 11 रहता, यहाँ पर रहता, यहाँ पर भी 11 हो जाता और यहाँ पर 10 हो जाता, तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। जिसमें इलेक्ट्रॉन सबसे कम उसका आकार सबसे छोटा, सीधी तौर पर। लेकिन जहां बराबर हो जाए तो ये कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। आई होप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2, 8, 5 है, तो प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करो। सिंपल है। प्रोटॉन क्या होता है? नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर को ही प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉनों की संख्या ही एटॉमिक नंबर होती है, तो एटॉमिक नंबर को भी मैं प्रोटॉन की संख्या बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ। तो प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? एटॉमिक नंबर। और विन्यास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ही होता है। और इलेक्ट्रॉन बराबर पी बराबर ही क्या हम लोग मानते हैं? जेड, एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर 2, 8, 10 और 15 हुआ टोटल। जब 15 इसमें इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन है तो यही कितना हो जाएगा? प्रोटॉन हो जाएगा। तो प्रोटॉनों की संख्या यहाँ कितनी हो जाएगी? 15। ठीक है, फिर देखेंगे 18। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p 6 3s2 और 3p3 है, तो इस आवर्त सारणी में उस तत्व के ठीक नीचे तत्व परमाणु संख्या क्या होगी? सिंपल सी बात है, पहले इसको तो देख लो आप, ये है क्या? तो मैंने बताया था 2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 मतलब 2 और ये 2, लेकिन यहाँ पर देखना ये 2 और 2 आ गए तो दोनों को मिलाकर लिखना, कितने हो जाएंगे? 8, क्योंकि एक ही कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। 3 और 3 एक ही कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका 2 और इसका 3 मिला के कितना हो गया? 5। तो 2, 8, 2, 10 और 5, 15, मतलब 15। 15 मतलब क्या? फास्फोरस। तो फास्फोरस के नीचे कौन सा तत्व आता है? तो उसके नीचे आता है आर्सेनिक, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 33। ठीक है, तो 33 आपका सही आंसर होगा। इतना आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसे क्वेश्चन जब पेपर टफ होने वाले रहते हैं तो ऐसे आ जाते हैं, और सरल होने वाले रहेंगे तो ये आएगा। तीसरी कक्षा को खाली स्थान सेल के रूप में निरूपित किया जाता है। शेल मतलब ऑर्बिट मतलब कक्षा, कक्षा बता दिया, ये जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव करता है कक्षा कहलाता है। अब इलेक्ट्रॉन जहाँ मूव करता है वो कक्षा कहलाता है। ठीक है, इसको याद रखना, जिसको के एल एम एन ओ पी से डिनोट करते हैं। तो तीसरी कक्षा क्या होगी? तो के से गिन लो, के एल और एम, तो तीसरी कक्षा क्या होगी? एम होगी। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रख लेना। अब ये तो मैंने ऑर्बिट में मूव करते हुए बताया, तो ऑर्बिट में मूव करने के अलावा ना ऑर्बिट के अंदर भी और छोटे छोटे पार्ट रहेंगे, जिसको सब शेल बोलते हैं। सब शेल एस पी डी एफ करके बताया था, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ था ना, 1s2 2s2
2p6, ये क्या है, सब शेल है। शेल के अंदर छोटे छोटे और शेल, सब शेल। अब इन सब शेलों के अंदर भी ना और छोटे छोटे पार्ट होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है। समझना, इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, वो क्या कहलाता है आपका ऑर्बिटल या फिर कक्षक। ऑर्बिटल या फिर कक्षक। तो इसका ऑर्बिटल कितना रहता है, 1। इसका ऑर्बिटल कितना रहता है, p का, तो 3। इसका ऑर्बिटल कितना रहता है, तो 5। इसका ऑर्बिटल कितना रहता है, तो 7। तो f सब शेल के अंदर 7 ऑर्बिटल, d के अंदर 5, p के अंदर 3 और s के अंदर 1 ऑर्बिटल रहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। सिंपल है, नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या, तो आपको तो नाइट्रोजन के परमाणु क्रमांक कितना होता है पता होना चाहिए, 7। और न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाता है, नाभिक में। नाभिक में पाया जाता है, तो जब नाभिक में पाया जाता है, नाभिक में केवल न्यूट्रॉन पाया जाता है कि नहीं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पाए जाते हैं। और दोनों का एडिशन क्या कहलाता है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास होगा, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 14 होता है। और ये 7 क्या है, पी को दर्शाता है, क्योंकि मुझे न्यूट्रॉनों की संख्या ना, तो न्यूट्रॉन की संख्या मैं इसी फॉर्मूले से निकाल पाऊंगा। तो पी मेरे को पता था, एटॉमिक नंबर को ही पी बोलते हैं, एटॉमिक मास मेरा पता था, तो लिख लो भाई। यहाँ से न्यूट्रॉन बराबर ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 7 आपका आता है। तो 7 आपका एटॉमिक सॉरी न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। अब मैं डायरेक्ट बता देता ना न्यूट्रॉनों की संख्या 7, तो आपको लगता न्यूट्रॉन पूछा है, आप तो एटॉमिक नंबर बता रहे हो, और एटॉमिक नंबर अभी बताए थे कि प्रोटॉनों की संख्या, तो आप तो प्रोटॉनों की संख्या को बता रहे हो बोलते। लेकिन इस फॉर्मूले से ऐसे करके हम लोग इसको निकाल सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखना। तो फॉर्मूला बहुत ही जरूरी है, ध्यान रखना। एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या कितनी है, बोल दिया भाई, ए की वैल्यू बता दी है, 298 है। यदि इसके नाभिक में 188 न्यूट्रॉन है, ठीक है भाई, इसको p प्लस और n माइनस n0 मेरे को पता था। अब ये एक के बारे में बता दिया, मतलब पक्का दूसरे के बारे में पूछेगा। तो परमाणु संख्या पूछा है, परमाणु संख्या मतलब जेड पूछा, जेड क्या होता है, p, और यही कभी कभी e के भी बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों की संख्या। तो प्रोटॉन निकालना रहेगा, तभी तो मैं नंबर बता सकूंगा परमाणु संख्या। तो ये 298, न्यूट्रॉन कितना दिया है, ये है न्यूट्रॉन 188, p पूछा है, तो p निकाल लो, पक्षांतर कर दो उधर, 298 माइनस 188, 0 इसमें गया 1, इसमें गया 1, तो 110 आपका हो जाएगा एटॉमिक नंबर। यूट्यूब में कमेंट करके बता देना एटॉमिक नंबर कितना है, किसी को याद नहीं होगा, बेसिकली मुझे भी याद नहीं है, एग्जामिनर जो रहा होगा उसको भी याद नहीं होगा, इसलिए उसने पूछा भी नहीं कि कौन सा एटम बनेगा। ठीक है, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इससे पहले मैं बता दूं कि ये जो सीरीज चल रही है, जो सभी के लिए लाभदायक रहने वाली है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा सेशन को। तो शेयर करने से आपके जो दोस्त होंगे, सगे संबंधी जो भी और पढ़ाई कर रहे होंगे, उन सभी को इसका लाभ पहुंचेगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उससे सबसे अच्छा काम ये होता है कि कभी भी कुछ भी वीडियो अपलोड होता है तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी, आपको नोटिफिकेशन आएगा, तो आपको पता चल पाएगा कि हाँ नया कौन सा वैकेंसी आ गया है, या फिर नया वीडियो कौन सा डल गया है जो मेरे पढ़ने के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहने वाला है। लाइक कर देना, उससे मेरा मनोबल बढ़ेगा कि मेरे वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहे हैं। साथ में अगर किसी प्रकार के डाउट है तो कमेंट कर दो, और सेशन अच्छा लगे तो भी कमेंट कर देना। ठीक, अब 22वें क्वेश्चन में देखेंगे, तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु भिन्न परमाणु संख्या क्या कहलाते हैं। तो जिसकी द्रव्यमान संख्या समान है बोला है, और परमाणु संख्या भिन्न है बोला है, तो द्रव्यमान समान मतलब क्या हो जाएगा, ये समभारिक, भार समान बोल रहा है ना, भार समान, द्रव्यमान समान मतलब भार समान, तो वो क्या हो जाएगा, समभारिक। समभारिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइसोबार। तो दोनों नाम याद रखना है आपको, हिंदी वाला भी इंग्लिश वाला भी। तो आइसोबार इसको बोला जाता है। तो ऐसे परमाणु क्या कहलाते हैं, आइसोबार कहलाते हैं। आइसोबार मतलब कैसे बोल सकते हैं, देख लेते हैं। कैल्शियम का क्या होता है, 20 परमाणु क्रमांक, भार होता है 40। क्लोरीन का होता है 19, इसका भी 40, एक समस्थानिक होता है। तो अब समस्थानिक अलग चीज है, उसको आगे देखेंगे। तो अब देखो, इसका भी भार और इसका भी भार क्या हो गया, समान हो गया, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, आइसोबार या फिर समभारिक हो जाएंगे। लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होना चाहिए, भिन्न, तो परमाणु क्रमांक इनका क्या है, भिन्न है, तो एक दूसरे के क्या हो गए, समभारिक हो गए। ठीक है, फिर देखेंगे, एक तत्व का परमाणु भार W और परमाणु क्रमांक N है। ठीक है भाई, उसके केंद्र में प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, तो परमाणु संख्या जो होती है वही प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो
आंसर क्या आ जाएगा आपका डायरेक्ट n। तो ऐसे घुमाकर केवल लैंग्वेजों को पलटी करके आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि आपकी बुद्धि क्षमता को देखा जा सके। फिर क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है और इसकी द्रव्यमान संख्या क्या है, 39 है। ठीक है भाई, यह पर दे दिया है जेड की वैल्यू और द्रव्यमान संख्या ए की वैल्यू 39 दे दी गई है। इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी, न्यूट्रॉनों की संख्या के लिए आपको पता था ए बराबर पी प्लस प्लस एन जीरो होता है, ये 39 दिया हुआ है। पी प्लस मतलब परमाणु संख्या को ही पी प्लस बोला जाता है, मतलब प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु संख्या समान होती है, तो ये 19 आ गया। फिर प्लस एन जीरो, ये उधर पक्षांतर हो जाएगा, माइनस होगा तो कितना आएगा आपका 20, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 20 जो है वो आपका सही आंसर हो जाता है। तो 20 किसका परमाणु क्रमांक था, कैल्शियम का था। फिर देखेंगे 25वां क्वेश्चन, कार्बन परमाणु के बारे में 6, ये क्या है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। तो कार्बन से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इसमें 12 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 12 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होंगे, इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होंगे, और एक ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन होंगे। देखो इसमें क्या है, 6 न्यूट्रॉन और 12 न्यूट्रॉन होंगे क्या इसमें, नहीं, एटॉमिक नंबर 12 दिया है, सॉरी एटॉमिक मास 12 दिया है, तो मास क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो 12 तो दोनों नहीं होंगे, ना प्रोटॉन की संख्या 12 होगी ना न्यूट्रॉन की संख्या 12 होगी। प्रोटॉन की संख्या 12 क्यों नहीं हो सकती, अगर 12 होता तो इसका परमाणु क्रमांक क्या होता, 12 होता, ठीक है, द्रव्यमान ज्यादा होता। तो ये 6 दिया है, तो इतना तय है कि मेरा प्रोटॉन की संख्या तो 6 होगी, तो प्रोटॉन की संख्या यहाँ 6 है, लेकिन न्यूट्रॉन 12 हो सकता है कि नहीं, जब ये 6 है तो ये 12 दिया है, मतलब ये भी कितना होगा 6। कैसे, अभी हम लोगों ने फार्मूला में देखा था, जेड बराबर 6 दिया है, ये क्या होता है पी होता है, पी प्लस, ए बराबर क्या दिया 12, ये क्या होता है पी प्लस प्लस एन जीरो, तो ये मेरे को पता चल गया 6, तो एन जीरो क्या निकल जाएगा मेरा 6 निकल जाएगा, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कितने होंगे, दोनों 6 के 6 होंगे। या तो यहाँ से जाओ या तो फिर नॉर्मल आपको कॉन्सेप्ट पता है तो वहाँ से भी जा सकते हो, आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 26वां क्वेश्चन देखते हैं, एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन है 17 न्यूट्रॉन है, द्रव्यमान संख्या क्या होगी, सिंपल से पता है पी प्लस एन, जोड़ दो 27 इसकी द्रव्यमान संख्या होगी, ऑप्शन नंबर बी। जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका क्या बदल जाता है, तो जब न्यूट्रॉनों की संख्या बदल दोगे तो कुछ में किस में फर्क आएगा, सबसे पहले देखो उसके द्रव्यमान में ही फर्क आएगा, और द्रव्यमान में फर्क आएगा तो क्या बन जाएगा, वो फिर समस्थानिक बन जाएगा। अगर द्रव्यमान में फर्क नहीं आएगा, द्रव्यमान समान रहेंगे तो समभारिक बन जाएंगे, लेकिन जहां द्रव्यमान में फर्क आया वहां क्या हो जाता है, वो समस्थानिक हो जाता है। मतलब समस्थानिक मतलब क्या, द्रव्यमान तो चेंज हो जाएगा लेकिन उसका परमाणु क्रमांक वही का वही बना रहेगा। जैसे कि हाइड्रोजन के बारे में देखा था 1H1 1H2 और 1H3, प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्रिटियम इसको बोला जाता है। तो क्या है, परमाणु क्रमांक समान और ये भिन्न। तो ये क्यों भिन्न, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन होता नहीं है, यहाँ पक्का न्यूट्रॉन कहीं से एंटर किया होगा तभी इसका परमाणु भार बढ़ गया, यहाँ भी बढ़ गया। तो न्यूट्रॉनों को बदल देते हैं तो इसका क्या बदल जाता है, भार बदल जाता है, और भार बदलने से ही क्या प्राप्त होता है, समस्थानिक प्राप्त होता है। परमाणु क्रमांक और भार समान होने पर और परमाणु क्रमांक अलग अलग होने पर क्या प्राप्त होता है, आइसोबार या समभारिक प्राप्त होता है। प्राकृतिक क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं, ठीक है, इसका जेड क्या है ये और ए क्या है ये 35, सेम यहाँ पर ये है, तो इसका जेड क्या है ये और ये है ए। अब इसमें बोला समस्थानिक है, 2 क्लोरीन के 2 समस्थानिक है, ठीक है, 1735 और 1737, इसने बता दिया। इसमें बोल रहा है कि 1735 का 75% और 1737 का 25% क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान क्या है, मतलब 75% और 25% मिला दिया मतलब 100%, तो दोनों को उस रेशियो में मिलाकर उसने एक क्लोरीन बना दिया, उसका परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। तो जितने परसेंट में जो चीज मिला है उसका परमाणु द्रव्यमान उतने परसेंट में आप ले लो और दोनों को मिला दो, भाई उसका परमाणु द्रव्यमान होगा। तो ये जब 75% मिला है तो इसका परमाणु द्रव्यमान ये भी तो 75% ही मिलेगा क्या, प्लस ये 37 है और ये 25% मिला, 25% इसका परमाणु द्रव्यमान भी मिलेगा, काट लो 3 बार में 4 बार में, ठीक है, सिंपल से 105/4 धन ये क्या होगा 37/4, लघुत्तम से में 4 ले लो, मैथ्स के रूल के अनुसार चलोगे तो 7 5 12 का 2 हंसी लाई 1, ये 4 और 1, 4 से कट रहेगा, देख लो काट के, 4 3 12 2 बचा, 4 5 20,
फिर 2 बचा 4 पंचे 20, तो 35.5 ये आता है। तो आपका 35.5 यहाँ नहीं दिख रहा, शायद ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ये देखना, इस तरीके से आप बना सकते थे, जो जिसने बोला उस तरीके से हम लोग ले लिए। और द्रव्यमान की बात की थी तो द्रव्यमान को ही लेंगे, परमाणु क्रमांक तो वही है, ये तो चेंज होने नहीं वाला। और परमाणु क्रमांक सेम होता है और द्रव्यमान अलग अलग होगा, तभी क्या होता है, समस्थानिक होता है। एग्जाम्पल भी देख लिए, ठीक। ये ऑप्शन नंबर डी सही था। फिर समान द्रव्यमान वाली संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को किसके रूप में जाना जाता है? तो किसके रूप में जाना जाता है? आइसोबार के रूप में ही जाना जाता है। द्रव्यमान संख्या समान रहेगा, समान द्रव्यमान संख्या बोलते हैं मतलब क्या, आइसोबार या समस्थानिक। शायद ये क्वेश्चन डबल हो गया, ऑप्शन बस ऊपर नीचे है। फिर क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। जो कि आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, जितने भी पार्ट उसके होते थे वो भी मैंने कवर करा दिया है। जब आगे हम केमिस्ट्री के रिलेटेड सारे चैप्टर होने के बाद जब मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें जो छूटे हुए पार्ट हैं वो भी और आपके कवर होते चले जाएंगे, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा सेशन। तीसरा लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु या अणु क्या होते हैं, या आयन क्या कहलाते हैं? तो इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु, तो जहाँ इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या होगी वो क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और जहाँ न्यूट्रॉन समान हो गया क्या, आइसो न्यूट्रॉनिक, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु या आयन क्या कहलाते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। तेरा आपका 30 क्वेश्चन। आई होप आप सभी को अच्छा लगा हो, और इसी तरीके से जो हमारे एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो वो सारे चलते जाते हैं, जहाँ पर जितने एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता होती है मैं उनको बताते चलता हूँ, आप लोग नोट करते हुए चलते हैं जो कोर्स वाले स्टूडेंट हैं। तो जो भी यूट्यूब में इस चीज़ को देखेंगे उनको अगर अच्छा लगे तो वो हमारे कोर्स को परचेस करके इस तरीके से पढ़ना पसंद करते हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। मैंने फिजिक्स के लिए भी इस तरीके का डेमो क्लास आप लोगों को दिया था, तो शायद कुछ लोग को अच्छा लगा हो तो उन्होंने परचेस किया है, तो आगे आप भी परचेस कर सकते हैं, ठीक है। जितनी जहाँ पर जिसकी ज़रूरत होगी उसको उस अनुसार से समझते चलेंगे। हो सकेगा अगर मुझे ज़्यादा भी समझाने की आवश्यकता महसूस हो तो मैं जिस तरीके से फिजिक्स को पहले बोर्ड में समझाता था फिर इनको समझाता था, क्वेश्चंस करते थे, वैसे भी हम डील करते हुए चलेंगे, ठीक है। आई होप ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा हो, तो इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और इस सेशन को यहीं पर ऑफ करते हैं।